$3 अरब का, उसमें से $1 अरब जो है उन्होंने वापस मंगवा लिया है। और कहा यह जा रहा है बादियों नजर में कि ये प्रोटेस्ट किया गया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इसकी डिटेल मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि पाकिस्तान की किस पर्सपेक्टिव को लेकर ये शेयर किया गया है, किस पर्सपेक्टिव को लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया है, और क्या पाकिस्तान ने किस वजह से अपने इतने क्लोजेस्ट एलाई सऊदी अरब को जो है वो वक्त से पहले ही मांग लिए पाकिस्तान से, और ये पैसे जो है फिर कहां से पाकिस्तान ने पूरे किए, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा किस कंट्री ने पाकिस्तान की मदद की सऊदी अरब के पैसे वापस करने में। अरब ने पाकिस्तान को माशी सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान स्टेट बैंक में $3 अरब रखवाए थे। हम जिस वक्त मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के उस लक्ष्य का हिस्सा बना रहे थे, सऊदी अरब ने अपनी ये रकम वापस ले ली, हमने बेइज्जती के डर से खबर तक छुपा ली। सर इसकी डिटेल क्या है, सऊदी अरब किस बात में नाराज हुआ, क्यों $1 अरब वापस ले ली? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहला तो ये कि $3.5 अरब जो इन्होंने सऊदी अरब में दिया था पाकिस्तान को 2018 में जब देना शुरू किया था, तो आपको याद होगा कि एक तो ये सिस्टम दी सऊदी अरब की तरफ से, दूसरा हमें उधार तेल दिया जा रहा था, पेट्रोल दिया जा रहा था। जी जी। लेकिन ये पेपर पे कुछ ऐसे मामला हुए टर्की की वजह से, फिर मलेशिया की वजह से, फिर ईरान की वजह से, कि सऊदी अरब ने अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी इमदाद या अपनी सपोर्ट वापस लेनी शुरू कर दी। तो एक तो उन्होंने सारे रकम पाकिस्तान से वापस मांग ली थी, जिसमें से हमने पहली किस्त जो है वो $1 अरब को हमने वापस कर दिया है। वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को वापस कर दी, और बाकी रकम हमने अनकरीब वापस करनी है। सऊदी अरब की तरफ से ये प्रेशर है, और उसमें मेरा ख्याल है हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसकी ये नेग्लिजेंस है, उनकी गलतियां हैं कि जब हम सऊदी अरेबिया से इमदाद भी ले रहे थे और उनकी सपोर्ट भी हासिल कर रहे थे, तो उसके साथ साथ 3 जगहों पे जहां उनके सेंसिटिव पोर्शन है, मिस्टर मलेशिया जो एक नई OIC बनाना चाहता है, तो हमें उसको सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी। दूसरा, ईरान के साथ सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात है वो 1400 साल पुरानी हिस्ट्री है उसकी। तो जब हम वहां पे उनको कुछ गड़बड़ करेंगे या उनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर है सऊदी अरेबिया की तरफ से नाराजगी आएगी। और सबसे बड़ी जो मेन चीज है टर्की है, क्योंकि टर्की ने आपको याद होगा 2017 में सूडान में जाके एक उनकी पोर्ट है वो हासिल करने की कोशिश की थी, और वहां पे गवर्नमेंट भी टॉपल होगी उसके बाद। तो टर्की क्योंकि एक्सेल कर रहा है, वो सर्कल कर रहा है सऊदी अरेबिया को, तो टर्की के साथ भी कंफर्टेबल सऊदी अरेबिया नहीं है। दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो आपने कॉलम में जी बताइए। में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, वो है वो अर्तुगरुल ड्रामा जो था उसने बड़ा मेन किरदार अदा किया है, क्योंकि उसकी वजह ये तो महसूस किया जा रहा है कि हम जानबूझ के पाकिस्तान में एक सर्कस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जाहिर है जिससे सऊदी अरेबिया खुश नहीं था। तो वो ये एक मेन वजह बनी है। जॉय साहब, आपने अपने कॉलम में इसको मकबूजा कश्मीर के साथ जो नक्शा बनाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, उससे भी नथी किया, और आपका पूरा कॉलम जो है वो बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल सैटायर तंज भी है कि नक्शे बनाने से जो है वो ऑब्वियसली जो है वो कुछ हासिल नहीं होता खाली नक्शे बनाने से। उसमें आपने जो खिलाफत उस्मानिया का आखिरी शहजादा है उर्तुगल, शुरू वाले की बात नहीं कर रहा, आखिरी वाला जो है उसका ही बताया कि वो जब आप सब बदहाली में था, जवाल में था, और खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई और तबाह हो गए पूरा खानदान इनका, उसके बावजूद वो एक फ्लैट में रह रहा था, कैनेडियन कंपनी में काम करता था, उसने वहां भी खिलाफत उस्मानिया का एक नक्शा बनाया हुआ था। तो एक तो नक्शे के मुतालिक आपकी क्या राय है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट समझ रही है बहुत बड़ी अचीवमेंट है मकबूजा कश्मीर का नक्शा, और क्या सऊदी अरब ने आपके ख्याल में यहाँ पे हिंदुस्तान की साइड ली है जब हमसे पैसे वापस मांग लिए जो कश्मीर के ऊपर हिस्ट्री है? ये अचानक ऐसा नहीं है, 1 साल का ये प्रोसेस है जो चल रहा था। उसकी ये वजह, ये नक्शा वजह नहीं बनी, लेकिन 1 साल से ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक कश्मकश चल रही थी, और उसको कल जो बयान दिया था हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अगर OIC में हमें सपोर्ट ना किया गया तो हम ईरान को, टर्की को और मलेशिया को पाकिस्तान में दावत देके एक कॉन्फ्रेंस बुलवाएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हुई, इससे बहुत ज्यादा रिएक्शन हुए, और जो अरब और गल्फ मुल्कों के जो अखबार थे उन्होंने इस खबर को बहुत ज्यादा उठाया और पाकिस्तान के ऊपर खासा प्रेशर डाला गया। तो बेसिकली मेरा ख्याल फॉरेन ऑफिस जो है उसकी नेग्लिजेंस, उनकी गलतियां हैं कि उनको इन सारी चीजों को समझना चाहिए था। इसमें हम प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को मुर्दे इल्जाम पूरी को नहीं ठहरा सकते, ना स्टेट को। ये मेरा ख्याल शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इसके जिम्मेदार है, और अल्टीमेटली ये ढोल इन्हीं के गले में बंधेगा। ये नुकसान बहरहाल इन्हीं को होगा इसका। शोएब साहब बहुत शुक्रिया, आपने खबर भी ब्रेक की और आपने इस पे बात भी हमसे हो गई, क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी हो गई। मेरे साथ फरक हबीब साहब मौजूद है, शहजादा साहब मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब मौजूद है। फरक हबीब साहब, पाकिस्तान जो है ने नक्शा बना लिया, बड़ी अच्छी बात है, मुश्तरका करारदाद पे
अच्छी बात है, रोड टू श्रीनगर भी बन गया, लेकिन कश्मीर को लेकर हमारे साथ कोई एक इस्लामिक कंट्री जो है ना उसका कोई सफीर आया कल के अहम तरीन दिन पे, कोई सरबराह आप लोगों ने नहीं बुला सके, कोई यकजहती मुस्लिम कंट्रीज में भी हम शो नहीं कर सके, जिससे ये जाहिर हो कि कश्मीर के मौक़िफ़ पे हमारी पजीराई है और जो गासिब गवर्नमेंट है मोदी की उसको जो है वो तनहा हो गया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्लेम भी है। फरूक हबीब साहब, देखें बात यह है कामरान, जो असल चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो कश्मीर का इशू है ये कोई 1 साल पुराना मामला नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है, जब से भारत मार्ज़ वजूद में आया है, ये तब से मामला जो है वो चलता आ रहा है और एक हमारा इसके ऊपर एक मुतनाज़ा मामला है, इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसके ऊपर मौजूद हैं। भारत ने जो है वो पिछले साल एक कदम लिया, उन्होंने इनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उसको ख़त्म करके इसको अपने अंदर जम किया। अब मामला ये है कि पूरी दुनिया जो है, हर दुनिया के हर मुल्क का अपना अपना किसी न किसी मुल्क के साथ कहीं ना कहीं मुफाद है। कहाँ पाकिस्तान जो है वो खारजा महाज के अंदर जो है वो तनहा हो चुका था, आज पाकिस्तान जो है वो कम बैक कर रहा है उन तमाम मामलात के अंदर। आप देखें कैसे जो मोदी की आरएसएस की आइडियोलॉजी थी, आज उसके ऊपर पूरी दुनिया, मैं आपको बताता हूं कैसे, आज पूरी दुनिया जो है उसे कंडेम कर रही है। आज दुनिया का जो वेस्टर्न मीडिया है वो आए रोज उसके अंदर जो है वो एडिटोरियल्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं, उनकी जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसके खिलाफ खबरें छप रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भारत का नैरेटिव वहां पर प्रिवेल करता था, आज हमारा नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है। और ये एक समझ लें कि आप ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो आगे इस तहरीक को मजीद तेज करेंगे और पूरी दुनिया का इसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे। आज मोदी की अपनी पॉलिसीज की वजह से जो एक सेकुलर इंडिया को एक हिंदिया बनाना चाहता है। ठीक, वो आपकी बात सही है। जो हिंदुस्तान की सोच है उसको लेकर वहां तो पूरा मीडिया, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी पॉलिसीज के ऊपर मगरबी मीडिया कंडेम करता है, इस तरह वो मोदी की भी इस पॉलिसीज के ऊपर कंडेम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां पे प्रैग्मेटिक सोच आ रही थी, कंप्लीट कर लो उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड करना है। हम कोई ब्रादर मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सके, ओआईसी का कोई इजलास नहीं करा सके 5 अगस्त लास्ट ईयर से लेके अब तक कश्मीर के मसले पे यूएन में हम नहीं ला सके इस इशू को। जी कामरान, आपका देखें कामरान, आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन मामलात को भी आप समझें। मुझे आप ये बताएं कि जो मलेशिया था उसकी भारत के साथ कितनी बड़ी तजारत थी। उन्होंने तमाम तरह तजारती पाबंदियों के जो ट्रेड ख़त्म करने की धमकियों के अलावा भी मलेशिया हमारे साथ खड़ा हुआ, टर्की हमारे साथ खड़ा हुआ, ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ। जो दीगर ममालिक हैं, किसी मुल्क की जो है वो मैशी इन्वेस्टमेंट वहां पर है, वो भारत जब उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा था तो उस वक्त तो पाकिस्तान, उस वक्त भी तो हमारी जो हुकूमतें थी उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। चाहे यूएई था, सऊदी अरेबिया था, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, उनको जब उनके ताल्लुकात वहां पर इस्तवार हो रहे थे तो उस वक्त हमने क्या काम किया, ये सवाल भी आप उनसे पूछ लें, उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं। आज अफगान अमन प्रोसेस के अंदर सवाल आपसे समझने के लिए सवाल कर रहा हूं, नेपाल उन्हें आंखें दिखा रहा है, आज बांग्लादेश से टर्की, ईरान, मलेशिया, आपने 3 ममालिक गिनवाए हैं। आपने इन 3 ममालिक की हेड ऑफ द स्टेट्स की सिर्फ वर्बल सपोर्ट लेकर अपने कश्मीर के इशू के ऊपर, हमारे कश्मीर के इशू के ऊपर एक सिग्निफिकेंट अलाई सऊदी अरब को आपके हमारे फॉरेन ऑफिस ने नाराज इस हद तक कर दिया कि उन्होंने अपनी पेमेंट भी वापस मांग ली। वो जो है हमसे अब कतरा भी रहे, हमसे पीछे भी हट रहे। तो ये हमारी सफारती महाज में कामयाबी किस तरह। सऊदी अरब वो मुल्क है जो हर बुरे वक्त में पाकिस्तान को सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं, वो आपको सपोर्ट करता है, सब्सटेंशियली सपोर्ट करता है, ख्वाह वो ऑयल की मद में करे, ख्वाह वो आपके बैंक्स में पैसे रखवाने की मद में करे, ख्वाह वो इजी इंटरेस्ट रेट के ऊपर करे, ख्वाह आपको 6-6 महीने के ओवरड्राफ्ट वो कर दे, एक्सटेंशन दे दे। ये भी 6 महीने उन्होंने ओवर कर दिया था, आप कर दे, कोई मसला नहीं, 1 साल का दिया था, लेकिन उन्होंने फिर वापस मांग लिया। चाइना से पैसे लेके आपको इनको देने पड़े। तो सफारती महाज में कामयाब किस तरह हुए, सऊदी अरब को नाराज कर देखें बात यह है, मुझे जरा बात मुकम्मल करनी। जी आज बांग्लादेश के साथ जो है, बांग्लादेश भारत के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जो पहले माजी में करीब थे, आज हमारे उनके साथ दोबारा से जो है वो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन है। आज नेपाल उन्हें आंखें दिखा रहा है, जो लद्दाख के अंदर हुआ है। तो मोदी की पॉलिसीज की वजह से सफारती महाज के अंदर पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, जिसको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। अब आप आ जाएं सऊदी अरेबिया के हवाले से बात की, जो जावेद चौधरी साहब ने बात की, उसकी ना मैं तरदीद कर सकता हूं, ना मैं उसकी जो है आपको बता सकता हूं, वो इन्फॉर्मेशन या मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी फाइनेंस है वो बात कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया हमारा ब्रादर मुल्क है, मुश्किल वक्त में उसने पाकिस्तान का साथ दिया है। इसी किस्म के जज्बात पाकिस्तान के भी उनके साथ और हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। ये किसी एक छोटी मोटी चीज से या किसी इवेंट से जो है वो खराब होने वाले नहीं है।
पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के करीब रहे हैं, आज भी करीब हैं, और पाकिस्तान ने पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करना है, हमने जोड़ना है, हमने तकसीम नहीं करना। ये पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है जो पाकिस्तान आगे लेके चल रहा है। इसी के अंदर हमारा भी नेशनल इंटरेस्ट है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी इसी के अंदर। देखिए फारूक भाई, बात ये है कि आपकी सोच तो बड़ी आला है और आपकी सोच तो बड़ी अच्छी है कि हमने मुस्लिम उम्मा को साथ लेके चलना है। यही वो सोच है जो पाकिस्तान का हर हेड ऑफ स्टेट कहता है, यही वो सोच है जो पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में भी लिखी हुई है कि हमने पूरी मुस्लिम उम्मा को साथ लेके चलना है। ग्राउंड रियलिटीज जो है हाउएवर से डिफरेंट है। आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके बारे में इल्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं आपको नहीं पता कि सऊदी अरब ने 1 बिलियन वापस मांग लिया, हमने चाइना से लेके वापस किया है, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि आपको ये नहीं पता, क्योंकि अब तो ये हर शख्स को ये बात पता है कि ऐसा ही हुआ है। और सऊदी और जहां तक आप बात करें मोदी की पॉलिसीज की वजह से बांग्लादेश वगैरह, तो वो तो मोदी की पॉलिसी है, उसमें हमने क्या एडवांटेज लिया या हमने क्या हमारे फॉरेन ऑफिस का क्या कमाल है उसके अंदर। लेकिन चले, इस पर आपसे मेरी बात जारी रहेगी। शायद रजा साहिबा, एक बात तो माने कि इमरान खान ने जिस तरह इस मसले को खड़ा कर दिया, कश्मीर के मसले को, वो शायद इससे पहले इस जोश और वलवले से किसी हेड ऑफ द स्टेट ने खड़ा नहीं किया। जिस तरह पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया कश्मीर के मसले को लेकर, जिस तरह वो उठा रहा है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, तो इस चीज को तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? किस फोरम पे उठा रहा है मुझे बताएं। और ये बेवकूफ़ी की बात कि हमने आरएसएस की पॉलिसीज़ बताई, आपने अगर गूगल पे अब पढ़ लिया तो हम क्या करें? ये तो सबको मालूम थी। बहुत पहले ये बात हो गई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है। बहुत पहले ये बातें कही जा रही थी कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, और उसके बाद कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में तो उससे भी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, वहाँ पे फौज उतरी हुई है। वजह से हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको भी अपने तौर पर हाईलाइट करते हैं। आपने नहीं किया, आपसे पहले जो हुकूमत थी उसने भी उनकी तारीफें की, उसकी वजह से मोदी को सेकंड अवार्ड से भी नवाजा गया उनकी वेलकम करने की वजह से। फिर आपको तो कुछ भी नहीं पता था, आप कैसे बता रहे हैं कि आपने पॉलिसी जाहिर की? आपको तो ये भी नहीं पता था कि उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है या अंडा जो है वो भारत का हिस्सा होगा, और वहाँ पे जो उनका राइट है कि वो अपनी हुकूमत बना सके, अपना आइन बना सके, अपना आइन बना सके, ये सब उनको नहीं दिया जाएगा। आपने कहा कि जब ये जीत जाएंगे तो हम इनसे कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करेंगे। पता नहीं अपने खाते में ये चीज़ें डालने का क्या शौक है, और नाकामी सारी अपोजिशन पे डालने का शौक है। फिर इसके बाद जो है, मैं आज ये जिन मुल्कों के अभी नाम ले रहे हैं, टर्की, मलेशिया, वहाँ पे भी तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे आपने किस मुल्क के कहने पे आपने गए थे? ये सारी बातें सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे साहिबा देखें, मुझे भी अच्छी तरह याद है भुट्टो साहब ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला के सारे मुस्लिम था। अगर वही काम इमरान खान अब कामयाबी से कर रहे हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो भी फारूक हबीब साहब कह रहे हैं पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एजेंडा है। हम तो OIC में भी अपनी रेजोल्यूशन एक नहीं रख सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि UNO के जो मेंबर्स हैं, हमने अब तक उनमें से कितने कंट्रीज से रब्ता किया, हमने जो है हमने अभी तक कितने लोगों से बात की कि हमें क्या करना चाहिए, सिवाय इसके कि हम अपने मुल्क में जो है वो खुद ही आधे घंटे के लिए जुमे के दिन खड़े हो गए, और इस दफ़ा हमने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इससे पहले हम गए बड़े आराम से। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कामरान, कि 48 का नेहरू का भारत हो या 70 का इंदिरा का भारत हो या आज का मोदी का भारत हो, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं रही कि जिसके ज़माने में पाकिस्तान की LOC पर जो है छेड़छाड़ न हुई हो और हम पे जंगें तक मुसल्लत हुई। और लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसे हुक्मरान आए कि नरसिम्हा राव कह दे या राजीव कह दे कि जिन्होंने थोड़ी बहुत दोस्ती की कोशिश की, तो उनको वहाँ से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। अभी हाल में ही हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सॉलिसी कर सकते हैं, और उन्होंने उस पर कहा कि इस पर मोदी भी राजी है। उस पर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना हल्ला मचाया
बचाया कि मोदी ने भी यू टर्न लिया और उसने कहा मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। आज वहां की पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि उन्हें वहां के मुसलमानों के वोट चाहिए, वो जरूर ये बात करती हैं कि हमें कश्मीर नहीं जाने दिया जा रहा, ये नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है उस पर नहीं बोलती हैं वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने कुछ किया है। अगर लद्दाख वाला मामला हुआ है तो चीन की वजह से हुआ बिल्कुल है। ठीक, वो तो बात सही है। नेपाल ने आंखें दिखाई है तो उनकी जो इंटरनल चपकलिश रहती है उसकी वजह से कि वो थोड़े अब इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं तो वो उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो करना शुरू कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, सिवाय आपका सिर्फ एक काम है कि आपने ऑपोजिशन को किस तरह से टफ टाइम देना है और उसमें नैब का कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, नैब को मजीद टार्जन कैसे बनाना है, इसके अलावा आपकी कोई सोच नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। जनरल साहब, आपसे मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली एक नॉन पॉलिटिकल लेकिन ज्यादा एक क्रेडिबल पॉइंट ऑफ व्यू ले सको, क्योंकि ऑब्वियसली आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। आप भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जितना बड़ा वाकया हो गया, ये आर्टिकल 370 और उसके क्लॉजेस हटाए गए, जिस तरह कश्मीर में अब प्रॉपर्टीज इंडियंस बाय कर सकते हैं, जिस तरह कश्मीर में डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने तौर पे रिएक्शन तो बहुत दिया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि फौरन महाज पे हमें वो कामयाबी हासिल हो रही है बरादर मुस्लिम ममालिक के अंदर, गिवन द फैक्ट कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से नाराज हुआ हुआ है, गिवन द फैक्ट कि हम OIC का एक भी इजलास नहीं बुला सके, गिवन द फैक्ट दुनिया हमारे साथ उस तरह किसी इंटरनेशनल फोरम में किसी करारदाद तो क्या किसी और हद तक भी नहीं खड़ी हुई। आप ये समझते हैं कि बहुत कामयाब फॉरेन पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कामयाबी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो पिछले दौर की अदवार की हमारी फॉरेन पॉलिसीज थी उनसे 1000 दर्जे बेहतर है। हमने पिछले 5 साल जो गुजारे उसमें तो फॉरेन पॉलिसी थी ही नहीं। कश्मीर का नाम लेना तो आप छोड़ दीजिए, 70,000 लोग हमारे मारे गए दहशतगर्दी में, और दुनिया में भारत सारी दुनिया को यही कहता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। यहाँ किसी को तौफीक ना हुई कि ये नाम ले दे कि भारत यहाँ पे टेररिज्म कराता है, लेकिन इस हुकूमत ने कम अज कम ये तो कहा कि जब अभी जब ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ तो बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वादे कहा कि जनाब ये भारत का काम है, इन्होंने कराया है। तो कोई आपके अंदर जबान तो आई ना, आपके फैक्ट क्या आते हैं ये भी देखे जाएंगे। लेकिन जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, वो पॉलिसी इन लोगों की बहुत पहले बदल चुकी थी, ये हमारे कामों से नहीं बदली। आप देखिए कि उनकी जो पॉलिसी फलस्तीन के बारे में थी वो कितनी बदली है। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू की है जो उनको अमेरिका से मिलनी शुरू की, और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ है वो। आपके बारे में उनकी पॉलिसी उस वक्त बदलनी शुरू हो गई थी जब आपने यमन में अपनी फौज भेजने से इनकार किया था। ये छोटी मोटी बातों पे नहीं मसले हुए, आपने अपने मुफाद में, अपने मुल्क के मुफाद में फैसला किया कि यमन में हमने नहीं ट्रुप्स भेजने। लेकिन क्या सऊदी अरेबिया उससे खुश हो गया था? मियां साहब वहां पे वादा करके आए थे कि हम ट्रुप्स भेजेंगे, यहां आके जब उनको हालात बताए गए। लेकिन जनरल साहब वो तो बड़ा पुराना वाकया है, सऊदी अरब तो अब भी नाराज हो गया इस गवर्नमेंट से। नहीं, पुराना वाकया नहीं है। देखिए, वहां से पॉलिसी ज्यादा हुई है। सऊदी अरेबिया आपसे चाहेगा, एक सेकंड अब मुझे बात कर लेने दो। जनरल साहब सवाल कर लो, आपसे बात करो। एक मिनट सर, एक सवाल। वो जो आप कह रहे हैं कि वो यमन की फौज के ऊपर नाराज हो गया सऊदी अरब नवाज शरीफ गवर्नमेंट से, उसके बाद तो वो बड़ा खुश हो गया इमरान खान गवर्नमेंट से, $6 अरब रुपया दे दिया आपको, उसके बाद उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया। वो इस पे नहीं दिया जनाब। बताइए। ट्रुप्स है वहां पे, आपकी फौज है वहां पे, आपका इन्फ्लुएंस है एक हाथ का। आपने पैसा लिया, आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जाके वहां पे निगोशिएट करके आए थे। हाँ जी मुझे पता है। ये इनको जरा पर्सपेक्टिव में देखिए आप। हमारा जो मसला उनके साथ है वो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस का है। पॉलिटिकल एफिलिएशन